वेलकम ऑल। वेलकम टू मूव्स स्टडी। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी लोकसभा के बारे में। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ये सिविक्स का लेक्चर है आपका क्लास 10th के लिए। इससे पहले हम लोग लोकसभा को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। आपने सिलेबस ऑलरेडी देखा होगा। आपका जो आपका सेक्शन ए है, आपका सिविक्स, जो फर्स्ट टर्म में आपका पूछा जाएगा वो सिलेबस जनरली आपका क्या है, उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हमने लोकसभा ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में कवर करा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हो तो हम अपनी वीडियोस को और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोकसभा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मैं इन वीडियोस के थ्रू एक पूरे चैप्टर का समराइजेशन आपके सामने ला रहा हूँ। चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी आ सकता है आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में, उन्हीं को डिस्कस करूँगा। और अगर फुल डिटेल में आपको क्लास 10 का चैप्टर पढ़ना हो सिविक्स का, तो ऑलरेडी मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। डीएन कुंद्रा की बुक का मैं सिविक्स का सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पूरा चैप्टर फुल डेप्थ में आपको डिटेल में देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इन वीडियोस में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सिर्फ उनका ही डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा क्या होती है आप जानते होंगे। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं आपके बेसिकली। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। आप लोकसभा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो राज्यसभा क्या है? द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज द राज्यसभा। जो अपर हाउस होता है उसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन द राज्यसभा डिफर्स फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट ऑन द बेसिक ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। अब जो इंडियन स्टेट्स हैं वो राज्यसभा में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, आप जानते होंगे। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होती है उसके ही हिसाब से राज्यसभा में उनकी सीट्स होती हैं। उन सीट्स के हिसाब ही वो स्टेट्स अपने आप को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती है। The maximum strength of the Rajya Sabha can be 250 members, while 238 of them are elected by the states of the Union and 12 members are nominated by the President from among members of reputed in various spheres of life, example science, art, literature, social service, etc. बेसिकली क्या होता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं हमारे पास? 250 मेंबर होते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है राज्यसभा की? 250 होती है, जिसमें से 238 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। बेसिकली 238 मेंबर आर इलेक्टेड। और जो 12 मेंबर हमारे बचते हैं उनको क्या किया जाता है? वो नॉमिनेट किए जाते हैं। उनको नॉमिनेट कौन करता है? उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है और 238 आर इलेक्टेड। अब होता क्या है, जो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे के होते हैं वो किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? साइंस, आर्ट, लिटरेचर या सोशल सर्विस। अगर इन फील्ड्स में किसी का बहुत अच्छा नाम है और प्रेसिडेंट को लगता है कि वो आ सकते हैं और उस स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर लेता है और राज्यसभा का मेंबर बना देता है। However, the effective strength of the Rajya Sabha at present is 245, out of which 233 members are elected and 12 members are nominated by the president. और अभी की बात करें तो अभी जो प्रेजेंट में राज्यसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं? उसमें 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा का? राज्यसभा का इलेक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लोकसभा आपका परमानेंट हाउस नहीं होता है, राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस होता है। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन लाइक लोकसभा। लोकसभा की तरह इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो कितना टर्म पीरियड होता है इनका? 6 ईयर। तो राज्यसभा का हर मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है? 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर। अब होता क्या है कि 1/3 मेंबर जो होते हैं हाउस के, 1/3 मान लेते हैं कि अभी 20 मेंबर हैं आपके पास हाउस में, तो 20 का 1/3 आप अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 6.333। तो मान लेते 7 मेंबर आपके रिटायर हो जाएंगे। आप 21 मान लिए, मान लेते 21 मेंबर्स आपके पास, डिवाइड करेंगे तो आपके हर 2 साल में 7 मेंबर रिटायर होते हैं। एक साथ पूरी की पूरी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? परमानेंट हाउस है। तो हर साल 1/3 मेंबर आपके रिटायर हो जाते हैं।
मेंबर कैन बी री इलेक्टेड इफ सो डिजायर एंड इफ देयर इलेक्टर वांटेड। और मेंबर्स को दोबारा री इलेक्ट भी किया जा सकता है अगर उनके इलेक्टर चाहे तो। इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा का, ये भी एक पॉइंट था। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन होता कैसे है, ये आप जानते ही होंगे अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी। इलेक्शन क्या होता है कि हर स्टेट्स की जो विधानसभा से जो मेंबर जाते हैं, तो विधानसभा अपने में से एक बंदा चुनता है और उसको कहाँ भेजता है, वो राज्यसभा में। तो विधानसभा जो होती है, हर स्टेट की अलग अलग विधानसभा होती है। तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने में से एक बंदे को चुन लेते हैं और उसको राज्यसभा में भेजते हैं। एमएलए जो होते हैं आपके, एमएलए जिनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट की अलग अलग होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से एक बंदे को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो बंदा कहाँ जाके इनको रिप्रेजेंट करता है, वो बंदा जाके राज्यसभा में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बंदे होते हैं, आपके विधानसभा के मेंबर्स आप बोल सकते हैं। स्टेट्स के जो इलेक्शन होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, विधानसभा के मेंबर चुनते हैं, तब जाके एक सीएम वहां से बनता है। जो विधायक होते हैं, जिसको हिंदी में आप विधायक बोलते हैं, तो विधायक क्या करते हैं, अपने में से ही एक बंदे को चुनेंगे, वो बंदा रिप्रेजेंट करेगा उस स्टेट को या उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, कहाँ, राज्यसभा में। क्वालिफिकेशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की क्वालिफिकेशन क्या होती है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉर्मली आप जानते ही होंगे। ही शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल एज होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 साल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधानसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, वो राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए आपकी, 30 ईयर्स होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25। ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास। लाइक द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की तरह अगर कोई और क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट अगर ला के रख देता है कि ये क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए मेंबर के पास, तो मेंबर के पास वो क्वालिफिकेशन भी अनिवार्य है। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली कैसे होगा, अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, ये भी ठीक है। ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, मतलब मेंटल इल नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डेप्थ यानी उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वो। ही शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कर्जदार नहीं होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट्स आपके दिए हैं, अगर वो क्वालिफिकेशंस को पूरा नहीं करता है तो वो क्या, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जैसे लोकसभा में आपका स्पीकर होता है, ऐसे ही राज्यसभा में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर या उसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। लोकसभा का हेड आपका स्पीकर होता है और राज्यसभा का आपका कौन होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। लाइक द लोकसभा, द राज्यसभा ऑल्सो हैज अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन। तो लोकसभा की तरह राज्यसभा के पास भी एक चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। तो जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, यानी वही राज्यसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वही आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और उन्हीं को आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी बोल सकते हैं। ही एक्ट एज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। द राज्यसभा इलेक्ट्स डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स मेंबर। और जो डिप्टी चेयरमैन होता है उसका इलेक्शन होता है। उसका इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा के जितने मेंबर्स होते हैं वो लोग अपने में से ही एक मेंबर को चुन लेते हैं डिप्टी चेयरमैन की तरह। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर आपका कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखते हैं पार्लियामेंट के अलग अलग फंक्शन या अलग अलग पावर्स क्या है। द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। Although the primary function of the parliament is legislation, our parliament has to perform a series of other functions too. The main duties of the Indian parliament can be discussed. अब मेन फंक्शन तो यही है कि लेजिस्लेशन का मतलब कानून बनाना, लेकिन और भी उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो पहला कौन सा, लेजिस्लेटिव पावर उनकी देखेंगे क्या होती है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। जुडिशली फंक्शन क्या क्या होते हैं, कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल ऑफ द कंट्री और इलेक्टोरल फंक्शन। तो बेसिकली ये 5 फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करती है हमारी पार्लियामेंट। पांचों को हम बारी बारी देखते हैं क्या है। लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, मतलब कानून जो हम लोग बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास क्या है। पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी। पता है आपको, पार्लियामेंट एक आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल लेवल पे। इट फ्रेम्स न्यू लॉज एंड अमेंड्स और रिपील देम। नए लॉ बनाती है, उसको चेंज करती है, उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो भी वो पार्लियामेंट करती है, और उनको हटाना है तो उसको भी पार्लियामेंट ही हटाएगी। इफ नेसेसरी ऑन ऑल द 97 सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन,
लिस्ट एंड ऑल रेसिडरी सब्जेक्ट विच हैव नॉट प्लेस इन द लिस्ट। अगर ज़रूरत पड़ी तो जितने भी 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी मैटर होते हैं 97 मैटर्स जो यूनियन लिस्ट में रजिस्टर्ड है, उस पर भी कानून बना सकती है। और जो रेसिडरी सब्जेक्ट है जो लिस्ट में नहीं है, उस पर भी ये कानून बना सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। एज फार एज द 47 सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट आर कंसर्न, बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर हैव गॉट द राइट टू मेक लॉ। और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें पार्लियामेंट भी लॉ बनाता है, और जो स्टेट होता है वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों लोग मिलके लॉ बनाते हैं उसमें, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में जो 47 सब्जेक्ट होते हैं। बस इफ एनी स्टेट लॉ कम्स कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ, द सेंट्रल लॉ शैल प्रिवेल। और अगर कोई स्टेट का लॉ ऐसा बन गया उसमें कंकरेंट लिस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है किससे, सेंट्रल के लॉ से, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा उसी लॉ को फॉलो किया जाएगा। इट कैन नॉट इनैक्ट लॉ ऑन द 61 सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। अब जो आपके स्टेट लिस्ट के 61 सब्जेक्ट होते हैं उस पर भी ये लॉ बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या, तीनों लिस्ट पे लॉ बनाने का हक रखते हैं आपके पार्लियामेंट। द राज्यसभा passes a resolution with 2/3 majority to the effect that the particular subject of the state list has come to assume the national। अब अगर राज्यसभा चाहे तो अगर कोई सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है वो उसको उठा के कहाँ ला सकती है, नेशनल इंपॉर्टेंस दिला सकती है। जैसे किसी स्टेट्स का कोई मुद्दा है, किसी स्टेट का कोई मुद्दा है, वो स्टेट लिस्ट में आता है, अगर राज्यसभा चाहे तो मेजोरिटी से वोटिंग करा के उस मैटर को, पर्टिकुलर मैटर को नेशनल इंपॉर्टेंस भी दे सकती है। Two or more states requests at the center to pass a law for them on one or more subject mutually agreed upon them। अगर दो से ज़्यादा स्टेट मिल के सेंटर से बात करें कि एक लॉ पास हो जाए और जिसपे सब लोग अग्रीड हो, तो एक लॉ भी पास करा सकते हैं ये लोग सेंटर से बात करके। अगर मेजोरिटी वोट देती है तो एक लॉ पास हो सकता है। A state of national emergency is proclaimed by the president। अब जो नेशनल इमरजेंसी अगर कभी भी लगती है तो प्रेसिडेंट ही उसको प्रोक्लेम कर सकता है। The president take over the administration of the state or the breakdown of the constitution machinery in the state. Such law will be concerned only the state for which they are passed। अब अगर किसी भी स्टेट में कुछ ऐसा मैटर हो जाता है कि प्रेसिडेंट उसका पूरा का पूरा चार्ज अपने आप संभाल लेगा, तो जो भी मैटर उसमें होंगे, जो भी लॉ उसमें होंगे, तो वो प्रेसिडेंट ही उसको देखेगा। जो भी यहाँ पे लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संविधान का ब्रेकडाउन हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो अब वो क्या, प्रेसिडेंट ही उसको चलाएगा उस स्टेट को। The Union Parliament has the sole right to amend Constitution, although in certain cases these amendments should also be ratified by the majority of the states। अब यूनियन पार्लियामेंट जो हमारी पार्लियामेंट है उसको ये भी हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं उन सबको भी अमेंड कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसके पास ये पावर है। लेकिन कब, जब उसको मेजोरिटी, जो स्टेट्स हैं वो मेजोरिटी वोट उसको दे कि हाँ ये अमेंडमेंट सही है। द स्टेट कैन इन नो इनिशिएट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट्स नहीं कर सकते, जो छोटे छोटे आपके स्टेट्स हैं वो लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को यह हक होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, वोटिंग होती है। मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी आपको वोट देती है हाँ ठीक है ये अमेंडमेंट सही है, तो आप वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, वरना वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। अभी मैंने बात करी थी कि पार्लियामेंट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकती है। All ordinance issued by the president must be approved by the parliament within the 6 weeks after its session has begun, failing which an ordinance lapse। अब अगर कोई भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा 6 हफ्तों के अंदर, जब उनका सेशन स्टार्ट होता है। अगर वो 6 हफ्तों के अंदर उसको अप्रूव नहीं करते तो वो ऑर्डिनेंस बेकार हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट लगाना चाह रहा है, इमरजेंसी लगाना चाह रहा है, तो पहले उसको पार्लियामेंट ही अप्रूव करेगी, तभी इमरजेंसी लागू होगी। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो ये तो थे लॉ बनाने वाली जो उनकी ताकत थी पार्लियामेंट की। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर उनका क्या कंट्रोल है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, हर काम पार्लियामेंट ही करती है बेसिकली। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन पार्लियामेंट ही उठाए हुए है। द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द मिनिस्टर आर चूजर फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड डू होल्ड द ऑफिस ओनली टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उन्हीं में से मिनिस्टर बनते हैं लोग, भाई जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आया उन्हीं में से वो मिनिस्टर्स बनते हैं, और अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग गवर्नमेंट बॉडी को संभालते हैं और अलग अलग गवर्नमेंट बॉडी से वो अपना काम करते हैं। तो बेसिकली
मेन कंट्रोल किसका है? पार्लियामेंट ही का कंट्रोल है, किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो एग्जीक्यूटिव जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स तो इलेक्ट बने कहाँ से हैं? जो रूलिंग पार्टी है, जो इलेक्शन जीत के आई है, उनके ही मेंबर्स आपके क्या बनते हैं? मिनिस्टर बनते हैं, और फिर वो सरकार को चलाते हैं। सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, और वो तब तक काम करते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिए रहते हैं। अगर मेजोरिटी पास हो गई नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो क्या होता है? सरकार छोड़ना पड़ती है। इससे पहले मैंने लोकसभा में बताया था आपको कि अगर लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो क्या होता है? सरकारें गिर जाती हैं। अगर नहीं होता है तो सरकार नहीं गिनती। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बेसिकली यही है पार्लियामेंट का, कि वो अगर चाहे तो सरकार को गिरा सकती है, और जो भी लॉ वो बनाती है, एग्जीक्यूटिव अगर उसको फॉलो करता है, तो एग्जीक्यूटिव फॉलो जो करते हैं जो मेंबर्स, वो आए कहाँ से? वो बेसिकली आए तो पार्लियामेंट से ही ना, वो मेंबर्स तो पार्लियामेंट ही होते हैं। आप क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको डेली, उसी को हम लोग क्वेश्चन आवर्स बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग विभाग के, उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं उस पब्लिक मैटर से रिलेटेड। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो भी मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भरोसा नहीं रहा, और एक लॉ पास हो गया या बिल पास हो गया जो क्या कहलाता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अगर मेजोरिटी ने वोट दे दिया कि ठीक है, हाँ किसी को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को अपने मिनिस्टर के साथ तुरंत रिजाइन देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। और अलग अलग मोशंस भी पास होते हैं, तो ये मोशंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब जितने भी मोशंस पास हो रहे हैं, ये कहाँ पास हो रहे हैं? एग्जीक्यूटिव में ही पास होते हैं, और इनको कंट्रोल कौन करता है? पार्लियामेंट। तो ये मोशन पास कहाँ होते हैं? बेसिकली मोशन लोकसभा या राज्यसभा में पास होगा। तो राज्यसभा में अगर कोई भी मोशन पास होता है तो वो क्या है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है हमारे पार्लियामेंट का। द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट बाय द नंबर ऑफ अदर मोशन। अब अलग अलग मोशन गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास कर रहा है, तो उससे क्या कर रहा है? वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। इफ पासेस अमाउंट नो कॉन्फिडेंस, अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो उसमें क्या होगा? आपको पता है कि गद्दी छोड़ना पड़ती है। दे इंक्लूड एडजर्नल मोशन, मोशन ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट मिनिस्टर, रिजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिल, पासिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल अगेंस्ट विशेष। तो अलग अलग तरह के मोशंस होते हैं जो पार्लियामेंट पास करती है, जिससे वो क्या करती है? सरकार के ऊपर दबाव बनाए रहती है। मॉनेटरी कंट्रोल, द पार्लियामेंट कैन होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट टाइट बाय वोटिंग अ कट एनुअल। अब क्या होता है? मॉनेटरी कंट्रोल क्या है? पैसा। जो पैसे की बात अगर की जा रही है ना, तो पैसे को भी कंट्रोल कौन करता है? पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ने बजट पास करा तो पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ मोशन पास कर लिया कि आप बहुत बड़ा पैसा बर्बाद कर रहे हैं या बहुत कुछ बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें भी वो कट कर देती है। द कंट्रोलर जनरल एंड द ऑडिटर ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है कैग, उसको ही हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं। जुडिशियल और जुडिशली फंक्शन क्या है? अब क्या है? तीसरा काम क्या है? 3 विंग्स शुरुआत में आपने पढ़े होंगे, पार्लियामेंट के 3 विंग होते हैं। लेजिस्लेशन करती है, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशली। तो तीसरा फंक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। देयर इज नो डिनाइंग दैट द फैक्ट दैट द पार्लियामेंट इज मेनली द लेजिस्लेटिव बॉडी बट इज एंजॉय द सर्टेन जुडिशरी पावर एज वेल। ये आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेकिन उसके पास जुडिशरी पावर भी होती है। इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं। चार्जेस कैन बी फ्रेम बाय आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी अगर प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज लगाती है कि प्रेसिडेंट ने ये गलत काम करा है, इफ द चार्जेस आर स्टेब्लिश बाय द अदर हाउस बाय द सेम, और कोई और 2 हाउस है आपके, लोकसभा के राज्यसभा के, एक हाउस ने चार्ज लगाया लोग प्रेसिडेंट के ऊपर, 2/3 मेजोरिटी ने चार्ज लगा दिया, तो अगर दूसरे हाउस ने भी उसको कंफर्म कर दिया तो आप प्रेसिडेंट हट जाएगा वहां से। तो प्रेसिडेंट को उनकी गद्दी से भी ये हटा सकते हैं। Parliament has the right to remove the judges of the Supreme Court and the High Court and the Chief Election Commission and the Comptroller and the Auditor General of India if they fought guilty of violating any clause of the Constitution। अब क्या है? पार्लियामेंट के पास ये भी राइट है कि वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग ऑफ इंडिया, सबको हटा सकते हैं अगर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करते। फॉर दिस पर्पज द मोशन कैन बी मूव इफ सपोर्टेड बाय द 1/4 मेंबर ऑफ द आइदर हाउसेज एंड कैरिड ओनली 2/3 ऑफ द ईच हाउस वोट इन द फेवर ऑफ द मोशन। अब इस केस में क्या होता है कि अगर 1/4 मेंबर ने चार्ज लगा दिया और 2/3 मेंबर फेवर में भी आ गए, तो क्या होगा? हो जाता है इस केस में कि इनको हटा दिया जाता है। पार्लियामेंट हटा सकती है जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, इलेक्शन कमीशन को, इन सबको। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करते तो पार्लियामेंट मोशन पास करेगी, वोटिंग होगी, अगर वोटिंग होती है फेवर में हो जाती है तो इनको हटा दिया जाता है। पार्लियामेंट कैन कंडेम एनी पर्सन
इफ ही फाउंड गिल्टी ऑफ द डिफेमेशन इन द कंटेम्प्ट ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब क्या है, कोई भी बंदे को हटा सकते हैं अगर वो पाया गया कि वो गिल्टी है, और कंटेम्प्ट जो आपका हाउस है उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसके खिलाफ कोई भी काम कर रहा है, तो पार्लियामेंट उसको हटा सकती है। इन 1961 द पार्लियामेंट रिप्रिमेंडेड द एडिटर ऑफ द ब्लिट्स फॉर ब्रिंगिंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू द कंटेम्प्ट द। तो इस 1961 में, इससे पहले पार्लियामेंट इसको हटा चुकी है, एडिटर ऑफ द ब्लिट्स को हटा चुकी है। वो मेंबर किसी मेंबर को लेके आ गए थे पार्लियामेंट में, और कंटेम्प्ट को, पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट है उसको उन्हीं ने बर्बाद किया था। कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द कंट्री। अब क्या है कि ये तो तीन मेन विंग्स से जो करते थे, अब पैसों को भी कंट्रोल कौन करता है, आपका पार्लियामेंट ही करता है। तो क्या होता है, जो एनुअल बजट होता है, एनुअल बजट को कौन कंट्रोल करेगा, आपका पार्लियामेंट करेगा। द स्टेटमेंट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द इनकम एंड द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कमिंग ईयर, पॉपुलरली कॉल्ड द बजट, इज रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द फाइनेंस, विच प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट इज empowered टू वोट अ कट इन द बजट और टू रिजेक्ट इट एज अ होल। अब क्या होता है, जो बजट पास होता है, तो बजट में क्या होता है कि पूरे साल के खर्चे होते हैं, पूरे साल के भत्ते होते हैं, लोगों की सैलरी किसको क्या देनी है, तो वो पास होता है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो वोट करके बजट को कम भी कर सकती है, या पूरा का पूरा बजट को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये पैसा किसके हाथ में आया, बेसिकली मेजोरिटी वोटिंग होगी पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो ही बजट पास होगा, अगर पार्लियामेंट नहीं चाहेगी तो बजट नहीं पास होगा। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सम आइटम ऑफ द बजट आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब बजट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कहाँ से लिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से लिया जाता है वो पैसा। द पार्लियामेंट हैज अ राइट टू डिबेट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस आइटम बट इट कैन नॉट वोट अंडर। पार्लियामेंट इस पर डिबेट तो कर सकती है, लेकिन इस पर वोट नहीं कर सकती। कंसोलिडेटेड फंड जो इंडिया का है उस पर डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन उस पर वो वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट। सप्लीमेंट्री डिमांड। The finance minister may come out with some supplementary demands in the latter half of the financial year. Such demands are called as the supplementary budget and treated by the parliament as the annual budget. अब क्या होता है कि एनुअल बजट पास होने के बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करते हैं, एक और बजट लेके आ जाते हैं जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री बजट। तो उस सप्लीमेंट्री बजट पे भी पार्लियामेंट एकदम उसी तरह बिहेव करता है जैसे वो एनुअल बजट पे बिहेव करता है। अगर उसको लगेगा तभी वो पास करवाएगा पार्लियामेंट उसको, वरना उसको रिजेक्ट कर सकता है। Salary and allowances of the member of the parliament. It is the privilege of the parliament to decide the salaries and the allowances of its own member, and also those of the minister and the chief minister and the judges of the supreme court. अब क्या है, जो सैलरीज और अलाउंसेज होते हैं वो भी कौन डिसाइड करता है, वो भी पार्लियामेंट ही करता है। ये भी पार्लियामेंट की ही प्रिविलेज है कि वो अपने मेंबर्स की सैलरी डिसाइड करता है, मिनिस्टर्स की डिसाइड करता है, चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनकी भी सैलरी कहाँ से डिसाइड होकर जाती है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। But this is to be the born in the mind that in all financial matter, it is the Lok Sabha which has a real power. The Rajya Sabha has a little power in this record. लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये कोई भी मैटर, जितने ही मैटर उतने ये कौन देखता है, ज़्यादातर फाइनेंशियल मैटर किसके हाथ में जाते हैं, लोकसभा के हाथ में जाते हैं। तो लोकसभा ही सारे फाइनेंशियल मैटर्स देखती है। राज्यसभा के बाद इस केस में बहुत कम पावर है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स को देखे। सारे फाइनेंशियल मैटर कौन देखता है, लोकसभा देखता है। स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा की क्या स्पेशल पावर्स हैं वो भी देख लेते हैं। द राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट टू बी सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट एंड देयर बाय empower द यूनियन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन दिस। ये क्या है कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, स्टेट लिस्ट के मैटर होते हैं, तो राज्यसभा अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट के मैटर को उठा के यूनियन लिस्ट में दे सकती है, जिसमें पूरा पार्लियामेंट उस मैटर को देखेगा। मतलब क्या है कि एक छोटे से मैटर को, किसी स्टेट के मैटर को राज्यसभा चाहे तो वोटिंग करके कहाँ पहुंचा सकती है, यूनियन में। फिर वो नेशनल इंटरेस्ट बन जाएगा, पूरा यूनियन पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट में बहस करेगा, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा उसको निकालेगा। राज्यसभा की एक ये पावर होती है। राज्यसभा कैन डिसाइड बाय 2/3 मेजोरिटी टू सेटअप अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। अब न्यू ऑल इंडिया सर्विस अगर सेटअप करनी तो राज्यसभा चाहे तो 2/3 मेजोरिटी से एक ऑल इंडिया सर्विस भी स्टार्ट कर सकती नहीं। ये पावर है किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती। हैंस इट्स रोल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लोकसभा रिमेन डिसॉल्व। अब क्या होता है कि जब लोकसभा नहीं होती है तब सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है, राज्यसभा का। क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो पार्लियामेंट को संभालेगा कौन, तो उस वक्त पार्लियामेंट को कौन संभालता है, उस वक्त पार्लियामेंट को राज्यसभा संभालती है। तो ये तीन स्पेशल पावर हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास होती हैं, लोकसभा के पास नहीं होती। स्पेशल और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। अब देखते हैं लोकसभा में कौन कौन सी एक्सक्लूसिव पावर है जो राज्यसभा के पास नहीं होती। अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है,
तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो क्या होता है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर यही मोशन राज्यसभा में पास होगा तो गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। मतलब कहने का है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो प्रधानमंत्री को अपने मिनिस्टर्स के साथ इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर ये मोशन राज्यसभा में पास होता है तो राज्यसभा में के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि गवर्नमेंट अपना रिजाइन दे। पैसों से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, यानी मनी बिल अगर आता है तो मनी बिल कहाँ जाता है? मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा आफ्टर बीन पास इन द लोकसभा। इट इज सेंट टू द राज्यसभा विच कैन almost delayed for 14 days after the expiry have to। अब क्या होता है, मनी बिल पास होता है लोकसभा में, उसके बाद वो जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है, वो 14 दिन तक इसको अपने पास रख सकती है और उसके बाद उसको उसको आगे बढ़ाना ही होता है। अगर 14 दिन की एक्सपायरी हो गई तो वो उसको बढ़ाएगी आगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। तो मनी बिल में कोई चेंज करने का हक राज्यसभा को नहीं होता। इन द इवेंट ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी बेस अ ज्वाइंट सिटिंग इज हेल्ड। दिस विल लोकसभा प्रोविजन सच के अकाउंट ऑफ। अब क्या होता है, कोई ऑर्डिनरी बिल पास हुआ, मान लेते हैं कोई ऑर्डिनरी बिल पास हो गया और डेडलॉक हो गया, मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो वोटिंग हो रही थी, वोटिंग दोनों साइड बराबर हो गई। अब मसला हल नहीं हो रहा है, अब क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाएगी, किसकी? राज्यसभा की और लोकसभा की। राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाएगी। अब अगर राज्यसभा के बेसिकली क्या होता है कि मेंबर्स कम होते हैं और लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो अब कोई बिल ऐसा था जो लोकसभा ने तो पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने क्या करा, नहीं पास किया। अब उस बिल को राज्यसभा ने पास नहीं किया और लोकसभा ने पास कर दिया, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं। अब उसमें क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाएगी लोकसभा की और राज्यसभा की, और उसमें क्या होगा, जिसके जितने मेंबर्स होंगे अगर वो वोटिंग करते हैं तो जिसके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वो वोट करता है, उस बिल को पास कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये तीन पावर्स किसके पास होती हैं? ये सिर्फ लोकसभा के पास होती हैं, ये आपकी राज्यसभा के पास ये पावर्स नहीं होती। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने कवर कर दिए हैं, जो आई होप सो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में अच्छा रोल प्ले करेंगे और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं इनसे रिलेटेड उनको भी कवर किया जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कुछ भी सीखने को अगर मिल रहा हो तो शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।